क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जीओसी के क्वेश्चंस कर लिए थे पीवाईक्यू के। सो टुडे विल डू पीवाईक्यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए पहला टॉपिक है एल्केन्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज CH3CH2 COO माइनस Na पॉजिटिव में हमने एक NaOH प्लस कुछ कंपाउंड है उसने इसमें लगाया क्वेश्चन मार्क और नीचे लिखा है हीट, और जो हमें कंपाउंड मिला है वो एक एल्केन यानी कि एक इथेन है और Na2CO3 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कंसिडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट। देखो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक NaOH तो चाहिए ही होता है, साथ में एक कैल्शियम ऑक्साइड भी चाहिए होता है CaO। तो CaO ही वही कंपाउंड है जो मिसिंग है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, CaO। So the next question is which of the following alkane cannot be made in good yield by Woods reaction? इनमें से कौन सा है जिसकी अच्छी यील्ड नहीं आएगी वुड्स रिएक्शन में? देखो भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप वे करके जाओगे तो आपको लगेगा बहुत सारा टाइम। आपको एक छोटी सी हिंट अगर मैं इस क्वेश्चन में दूं तो वो हिंट ये रहेगी कि आपको एसिमेट्रिकल जो एल्कीन है, एसिमेट्रिकल जो एल्कीन है उसकी यील्ड अच्छी नहीं रहती है, पुअर यील्ड। एसिमेट्रिकल एल्कीन की पुअर यील्ड रहती है और सिमेट्रिकल एल्कीन की गुड यील्ड रहती है। लिख देते हैं यहाँ पे। और एक सिमेट्रिकल एल्कीन जो होता है हमारा गुड यील्ड्स में होता है, ठीक है। तो आपको बस इस ऑप्शन में अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा एसिमेट्रिकल है। तो आप पहले देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये तो आपका सिमेट्रिकल। ये देखो कैसे बनाएंगे, फटाफट बनाओ। ये देखो बन गया, कितने इजीली बन गया 2,3 डाइमिथाइल।
ब्यूटेन, बस आपको बस ऐसे बनाना था। और सिमेट्री इसमें कैसे देखोगे, ये लो, ये रही इसकी सिमेट्री, बीच से तोड़ दो, बन गई सिमेट्री, इतना ईजी है। अगला देखो, अगला कहता है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का मतलब इसमें कितने कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी को कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से। ये तो आपके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, और एक और जोड़ना है 7। तो आप देखेंगे आप इसमें सिमेट्री कभी ला ही नहीं सकते हो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एन हेप्टेन विल बी करेक्ट आंसर। अगर एन ब्यूटेन की बात करें तो ये रहा आपका एन ब्यूटेन। तो इसमें तो आपको सिमेट्री दिख रही है, ये रही देखो सिमेट्री, बीच से तोड़ दो, सिमेट्री है। और एन हेक्सेन, एन हेक्सेन तो बस बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, ये रहा आपका एन हेक्सेन। और इसमें सिमेट्री कैसे देखेंगे, इसको भी बीच से तोड़ दो, ऐसे ऐसे बीच से तोड़ दो, आपको दिख जाएगी सिमेट्री। ठीक है, तो पूरा सिमेट्री का क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन सेज द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन क्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट इज। वो बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक क्लोरो प्रोडक्ट आना चाहिए, कितना, सिर्फ एक। देखो इसे कैसे देखेंगे क्वेश्चन को, फिर से अगर आप एक एक करके जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एक प्रोडक्ट का मतलब है कि सारे के सारे, ऑब्वियसली एक CH3 अगर कोई कंपाउंड है RCH3, तो जिसका क्लोरो होता था उसको क्लोरो Cl2, ये क्या करेगा, ये यहां पे अटैक मारेगा और मेरा बनेगा RCH2Cl, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब अगर इस R की जगह आप कुछ और लिखें, यहाँ पे CH2 होता या फिर इथाइल प्रोपाइल, तो सारे कार्बन पे पॉसिबिलिटीज होती है Cl के जाने के लिए। इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें क्लोरो कंपाउंड कहीं पे भी जाए, नो मैटर इट गोज एनीवेयर, वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन कहीं पे भी जाए उसकी सिग्निफिकेंस बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन में देखो लिखा है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2,2 डाइमिथाइल, पहले ब्यूटेन बनाकर मैं बना के दिखाऊं, तो ये है आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब आप इस कंपाउंड में देखो, क्लोरो अगर यहां पे आता है, क्लोरो अगर यहां पे आता है तो एक अलग कंपाउंड है, और अगर यहां पे आता है तो ये एक अलग कंपाउंड है, और अगर वो यहां पे आता है, एक फर्स्ट पोजीशन, एक अलग सा कलर ले ले, हाँ ये रहा कलर, और अगर वो यहां पे आता है तो एक अलग कंपाउंड है। तो ये तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बन रहे हैं। अच्छा एक और पोजीशन पॉसिबल है, ये वाली पोजीशन भी पॉसिबल है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, इसलिए मैं ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें कहीं पे भी आए Cl, हमारा कंपाउंड एक जैसा बने। अब आप इसमें दूसरा देखिए, नियोपेंटेन। ऑप्शन नंबर बी देखो, आप क्या लिखा है, नियोपेंटेन। कैसे बनाते हैं भाई नियोपेंटेन, देखिए ये है आपका नियोपेंटेन, दिस इज योर नियोपेंटेन। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, अब क्लोरो चाहे यहां पे आए, क्लोरो चाहे यहां पे आए, चाहे वो यहां पे आए, यहां पे आए या यहां पे आए, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अगर यहां पे आएगा तो नेमिंग उसकी 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, अगर यहां पे आएगा तो नेमिंग यहीं से 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो कहीं पे भी आ जाए एक जैसा ही उसे कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए नियोपेंटेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बाकी ऑप्शन में देख लेंगे, एन पेंटेन में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, 1 डिग्री 2 डिग्री तो बनता ही रहेगा, और डिफरेंट पोजीशन में बनता रहेगा। ठीक है, और आइसोपेंटेन में भी आपकी 2 से 3 पॉसिबिलिटीज है, आइसोपेंटेन में भी आपकी 3 पॉसिबिलिटीज है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है, ओके, विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स हैं भाई, देखो नोटिस करो, गैसियस हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है ये वो गैस है। आपको पता है हायर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, और लोअर हाइड्रोकार्बन्स हमारी गैसेस होती हैं। तो इसका मतलब ये तो लोअर हाइड्रोकार्बन है। वैसे आपको इतने से पता चल जाता, लेकिन इसने बोल भी दिया कि इट हैज लेस देन 4 कार्बन। देखो लेस देन 4 कार्बन का मतलब है कि 4 तो नहीं है, 4 से कम ही है, 4 तो नहीं है और 4 से कम ही है, यानी कि, और एक तो हो नहीं सकता, तो 2 या 3 में से कुछ आंसर मेरा होने वाला है। आपको 2 और 3 में से आप इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे। अभी देखो, अब पता चलेगा, देखो पता चलेगा अभी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन इनटू एल्काइल। सपोज स्टार्टिंग में मेरे पास था एक एल्केन, मैं बोल देता हूं ये RH नाम का एक एल्केन मेरे पास स्टार्टिंग में था। ठीक है, अब इसने इसमें ब्रोमिनेशन किया, यानी कि Br2 डाला, तो ये क्या बन गया, ये RBr बन गया। क्या बना, ये RBr टाइप का कंपाउंड बन गया। अब मान लेते हैं कि RBr के साथ एक और RBr रिएक्ट करा, ऐसे ही तो हमारी ब्रोमिनेशन, ऐसे ही तो हमारी वुड्स रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी वुड्स रिएक्शन।
कैसी होगी वुड्स रिएक्शन। अब देखो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा कंपाउंड क्या बना, मेरा कंपाउंड बना R और R, और ये एक एल्केन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इस RR की खासियत ये है कि ये 4 से कम है। 4 से कम अगर है और दोनों R बराबर है तो देखो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, अगर ये ऑड नंबर का होता तो ये भी ऑड होता तो आंसर मेरा इवन आता, ठीक है, ऑड प्लस ऑड इवन। और अगर ये इवन होता तो ये भी इवन होता, तब भी ये इवन ही आता। इसका तो एक सीधा 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 मतलब ये निकल रहा है कि दिस RR इट कैन नेवर बी एन ऑड नंबर, ये कभी ऑड नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों R एक जैसे हैं। आप ऑड ऑड को प्लस करोगे तो इवन आएगा, इवन इवन को प्लस करोगे तो तब भी इवन ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट जो है ये कभी ऑड हो ही नहीं सकता। और इसके बारे में उसने ये कहा है कि 4 कार्बन से कम है, तो इसका मतलब ये 1 नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये तो सिर्फ 2 कार्बन का ही हो सकता है, ठीक है। 2 कार्बन का अगर ये हो सकता है तो इसका ये मतलब है ये तो CH3 ही है। और अगर ये CH3 है तो इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में कंपाउंड लिया था उसको तो CH4 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ए हमारा क्या कंपाउंड है, ए हमारा एक CH4 यानी कि मीथेन है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखें, क्वेश्चन कहता है कि द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली, सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला, जो गैसियस ब्रोमीन के साथ सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा। देखो अगर हम एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात करें तो आपको पता है रिएक्टिविटी मैक्सिमम किसकी है भाई, रिएक्टिविटी मैक्सिमम है एल्कीन की। किसकी है मैक्सिमम, एक्टिविटी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, एल्कीन की है। तो पहले तो एल्कीन को सिलेक्ट करो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो पहला है C3H6, क्या ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, ये एल्कीन हो सकता है। दूसरा है C2H2, ये तो एल्काइन है, इसको तो पहले हटा देते हैं। C4H10 ये एल्केन है, इसको भी हटा देते हैं। C2H4 एल्कीन, हाँ ये भी हो सकता है। अब बात आई इन दोनों की कि इन दोनों में से होगा कौन सा। देखो C3H6 जरूरी नहीं कि एक एल्कीन हो, क्योंकि ये एक साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, एक ये साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, बट ये एक एल्कीन भी हो सकती है, वी डोंट नो, हमें यही तो पता करना है, ठीक है। तो ये एक साइक्लो एल्कीन और एक प्रोपेन दोनों हो सकती हैं, कुछ भी केस हो आप। अच्छा साइक्लोप्रोपेन वाला केस आगे आएगा तो उसे वहां पे समझाएंगे, बट अब इस एल्कीन की बात करते हैं। देखो इस एल्कीन में अगर आप ब्रोमिनेशन करवाने जाओगे तो इसमें बनता है एक एलाइल फ्री रेडिकल, क्या, एक एलाइलिक फ्री रेडिकल। और ये जो, क्योंकि हमारी ब्रोमीन गैसियस ब्रोमीन के साथ हुई है ना, Br2 गैसियस के साथ रिएक्शन हुई है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्योंकि एक एलाइलिक फ्री रेडिकल बन रहा है। और ये एलाइलिक फ्री रेडिकल कैसे स्टेबल होता है, ये प्लस एम से स्टेबल होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है प्लस एम वाला, इससे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली ये स्टेबल है, तो जो हमारा कंपाउंड बने, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, कुछ ऐसा कंपाउंड मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। एलाइल ब्रोमाइड हो गया ये, क्या, इथाइल एलाइल ब्रोमाइड हो गया। बट अगर मैं C2H4 की बात करूं तो C2H4 में क्या है, ये मेरा C2H2 है, और इसका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। इसका स्टेबिलिटी का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कितना ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली एलाइल वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए एलाइल वाला मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखें, चलिए कह रहे द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, ठीक है। एक्लिप्स और स्टैगर्ड बतानी है। देखो पहला कह रहा है, अब एक्लिप्स और स्टैगर्ड आती होंगी आपको, ठीक है। ये वाली इस टाइप की जो स्टैगर्ड ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपकी क्या है, जहां पे कुछ नहीं लिखा है उसको एच मान लो, ठीक है। ये आपकी हो गई स्टैगर्ड, और इसके सॉरी ये हो गई एक्लिप्स्ड, और स्टैगर्ड बिल्कुल इसके जो एंटी में होती हैं, ये होगी आपकी, क्योंकि इथेन है तो ये हो गई आपकी। अच्छा एक सेकेंड, इसमें CH3 तो आएगा ही नहीं ना, ये तो सिर्फ HH आएगा, क्योंकि तो इथेन ये है गिवन है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टैगर्ड, ये होगी आपकी एक्लिप्स्ड। तो कह रहा है द एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, एक्लिप्स वाली ज्यादा स्टेबल है। बात तो यहीं पे खत्म हो गई, क्यों, एक्लिप्स वाली ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन्स होते हैं, तो आगे पढ़ना ही नहीं है। सेकंड वाला कह रहा है एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, बात खत्म, नहीं पढ़ना इसके आगे, उसने बोला खत्म, कुछ भी रीजन करता रहे।
अगला देखो, कह रहा है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। ठीक है, इसकी बात सुनी जा सकती है देन एक्लेस कॉन्फर्मेशन, बिकॉज स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हैज नो टॉर्जनल स्ट्रेन। हाँ जी, ये बात थोड़ी सी बिलीवेबल है। एक बार लास्ट वाला पढ़ते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल। अरे नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, in the reaction with HCl and alkene reacts in accordance with the Markovnikov's rule। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल लगाना है। तो गिव प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या बन रहा है प्रोडक्ट? 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो एक बार ये प्रोडक्ट ही बना के देख लेते हैं, आंसर हमारा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन है, मान लेते हैं कि ये इसकी, दिख नहीं रहा है क्या, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, मान लेते हैं। कह रहा है 1 क्लोरो 1 मिथाइल, मतलब यहीं पे ही क्लोरो है और यहीं पे ही मिथाइल है। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ तो यही हो गया, यही कंपाउंड हमें बनाना है। ठीक है, आइए मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है और हमें क्या निकालना है? HCl के साथ रिएक्ट करवाना है, HCl के साथ रिएक्ट करवाना है। HCl का मतलब H प्लस Cl माइनस, यानी कि Cl माइनस को रिएक्शन देनी है। ठीक है, अब ये कहाँ पे अटैक करेगा? एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर डेल्टा पॉजिटिव रखूं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर अगर डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे रखूं ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाली साइड डेल्टा पॉजिटिव की ज्यादा स्टेबल होगी, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे, तो ये वाली साइड ज्यादा स्टेबल होगी। क्योंकि ये वाली ज्यादा हो जाएगी तो Cl यहाँ पे अटैक कर जाएगा और हमारा कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। कुल मिला के हमने Cl को इस वाली पोजीशन पे अटैक करवाना था, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, फिर से हमें क्या Cl माइनस का अटैक करवाना है। कैसे करवाएंगे? देखिए भाई, यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा और या तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ यहाँ से आएगा, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो 3 ये हैं और 2 ये हैं, 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ऑब्वियसली इस वाली साइज ज्यादा स्टेबल है, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, बिल्कुल ठीक, और हमारा कंपाउंड डिजायर्ड बन जाएगा। तो ए और बी तो दोनों ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर डी देखिए कैसा होगा, एक बार ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। वैसे इसका कुछ मतलब तो रह नहीं गया, पर देख लेते हैं। Cl माइनस का अटैक होना है, फिर से दो साइड, या तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव या तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। अब कहीं पे भी हो जाए में मतलब नहीं है वैसे, पर आपको देखते कैसे देखते हैं आप, या तो यहाँ पे अटैक हो जाता है, या तो यहाँ, सॉरी, यहाँ पे कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ 1। तो ये तो हमारे सिचुएशन हमारी फेवरेबल नहीं थी, तो यहीं पे अटैक हो जाता Cl का यहाँ पे। बट कहीं पे भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट किसी भी केस में देगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन की सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन कौन सी होगी? कौन सी होगी? ये होगी एंटी वाली होगी। ठीक है, तो इनमें से आपको बस कुछ नहीं, एंटी कॉन्फर्मेशन देखनी है। पहली वाली देखिए, ये तो गॉच लग रही है, गॉच, पहली वाली तो गॉच लग रही है। सेकंड वाली, हाँ सेकंड वाली ही आपको एंटी दिख रही है भाई, तो सेकंड वाली हमारी ठीक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ये वाली तो एक्लिप्स है, ये भी एक्लिप्स टाइप की लग रही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कहता है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स बाय। इस प्रोसेस को कहते हैं पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। क्या कहते हैं? पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। जब एक हायर हाइड्रोकार्बन टूटता है एक छोटे हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, सपोज C4H लिख लेते हैं, C8H18 है, तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा C4H10 प्लस C4H8। ठीक है, इस तरीके से टूट सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया इसका क्या? क्रैकिंग। पायरोलिसिस तो नहीं दिया, बट क्रैकिंग ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी। कौन सा होगा भाई? मैंने आपको अभी भी बताया, हमें पीछे दे रखा था यहाँ पे एन ब्यूटेन, अभी बताया इसमें कौन सा एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एक बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इट इज स्टैगर्ड, देन गॉच, देन एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो ये आपका स्टैगर्ड, गॉच, एक्लिप्स्ड। ऑब्वियसली स्टैगर्ड में एंटी भी, एंटी तो सबसे ही पहले, तो स्टैगर्ड एंटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एक्सपेक्टेड टू रेडिली गिव हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन गुड यील्ड। हाँ जी, देखो वैसे आपको लगभग इसमें अगर आप देखेंगे तो इस वाली रिएक्शन में तो आपको क्या मिलेगा, RCOO मींस, देखो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें हमको गुड यील्ड मिलती है। क्या मिलती है? उसमें हमको गुड यील्ड मिलती है। बस आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा था कि आपको ये बात पता है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स में आपको अच्छी यील्ड मिलती है। ठीक है, तो अगर आप RCOO के माइनस के पॉजिटिव का अगर ऑक्सीडेशन करें तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है RCOO माइनस प्लस 2K पॉजिटिव। अब आप इसको एनोड और कैथोड में लेके जाते हैं तो इससे मिलता है हमें RCO2 नहीं, सिर्फ CO2 प्लस RR यानी कि एक एल्केन, ये मिलता है। और इसका क्या, इससे हमारे KOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ऑब्वियसली एक हमें क्या प्रोडक्ट ऐसा मिलता है, एक तो ये कैथोड पे RCO2, हाँ ठीक है, ये हमें कैथोड पे ये हमें एनोड पे मिल रहा है, ये हमें कैथोड पे मिल रहा है। कुल मिला के दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे हमें मिल रहा है। तो ये रिएक्शन तो अलग इलेक्ट्रोड में हो रही है, और ऊपर से क्या हो रहा है, CO2 गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है, KOH प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, तो इजिली हमें एल्केन मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोडक्ट हमें अच्छे यील्ड में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज मोर डिजायरेबल इज, कौन सा होता है भाई? जिसका क्या होगा, जिसका लो नॉकिंग नंबर होगा, जिसकी लो नॉकिंग होगी, क्या होगी, जिसकी नॉकिंग जो होगी वो कम होगी। ठीक है, कम नॉक करेगा वही हमारा एक डिजायरेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। लो नॉकिंग के लिए हमें क्या चाहिए? एक ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चाहिए। क्या चाहिए? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो, उसकी नॉकिंग हो जाती है कम, हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज लार्जेस्ट इन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या ही बताना है भाई। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज लार्जेस्ट, तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कोई भी एल्केन अगर आपको दिख जाए तो टिक मार दो। एल्केन इतना बड़ा होता है, एल्कीन इतनी छोटी होती है, और एल्काइन तो सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो एल्केन जहां दिख जाए यानी कि ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला देखें, चलो भाई अगला क्वेश्चन कहता है इन द फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन बताना मीथेन का, द चेन इनिशिएशन स्टेप्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब देखो सबसे पहला स्टेप क्या, चेन इनिशिएशन, दूसरा स्टेप प्रोपगेशन, और तीसरा टर्मिनेशन। ठीक है, तो स्टेप्स के नाम लिख लेते हैं क्या? सबसे पहले आपका चेन इनिशिएशन, सेकंड है आपका प्रोपगेशन, और तीसरा है आपका टर्मिनेशन। यही तीन स्टेप है। तो इसने तीनों के बारे में तो नहीं पूछा, इसने सिर्फ चेन इनिशिएशन के बारे में पूछा। तो क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है, एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है सबसे पहला स्टेप, क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, चेन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, हाँ बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? देखो भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप इसमें नोटिस करेंगे हमेशा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसको बॉयल करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा। ठीक है, और एक और चीज कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्कीन का, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली एल्कीन को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो हमें पूछा लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट में तो बहुत आसान है देखना, आप लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है? ऑप्शन नंबर, देखो हर जगह 5 कार्बन आपको दिखेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपको 4 कार्बन वाला कंपाउंड दिखेगा। ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर मास तो वैसे ही कम हो चुका है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज reactivity of hydrogen atoms attached to different atoms in alkane has the order। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली हमें ये पूछ रने वाला है वो कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रो अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, कि जो डिफरेंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर वो हाइड्रोजन निकल जाए और जो हमारे पास एक
इंटरमीडिएट बचे, अगर वो इंटरमीडिएट स्टेबल है तो इसका मतलब हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? देखो सपोज अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, अगर मैं एक टर्शरी कार्बन की बात करूं, तो अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास एक टर्शरी कार्बोकैटायन बचता है। और क्या क्या टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है? एब्सोल्युटली, टर्शरी कार्बोकैटायन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब हमसे कुछ नहीं, हमसे सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछना चाहता है। और हमें पता है क्या, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो और इसका यही हो जाएगा आंसर, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अभी अभी बॉइलिंग पॉइंट का मैंने किस्सा आपसे डिस्कस किया था, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। क्या था? मैंने कहा था आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। और मैंने कहा था इसमें एल्कीन का भी रोल होता है कि एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पर यहाँ पे मुझे एल्कीन वाला लगाना नहीं है। तो एक और चीज आपने पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ब्रांचिंग। यानी कि अगर ब्रांचिंग ज्यादा है, अगर ब्रांचिंग ज्यादा है, कंपाउंड गोल मटोल है, तो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम। ठीक है, ब्रांचिंग अगर ज्यादा हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें से लो बॉइलिंग पॉइंट वाला आप ढूंढ लो, यानी कि जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन है। तो ब्यूटेन 4 कार्बन, 2 मिथाइल ब्यूटेन में आपके 5 कार्बन हुए, ठीक है। एन पेंटेन में 5 कार्बन और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन में 5 कार्बन। तो 4 कार्बन वाला तो सबसे पहले आप साइड करो, तो यानी कि ए का बॉइलिंग पॉइंट तो मिनिमम होने वाला है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 2 ऑप्शन मुझे, सॉरी 3 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। ठीक है, बाकियों में देखते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब ये है आपका 2, नहीं ये नहीं है, ये है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत ब्रांचिंग दिख रही है। एन पेंटेन, ओहो एन पेंटेन के तो क्या कहने, 1 2 3 4 5, ये आपका एन पेंटेन, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। फिर आपका 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, हाँ ये है 2 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये रहा आपका 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ऑब्वियसली आपको इनमें सबसे पहले आप एन पेंटेन का सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें ब्रांचिंग है नहीं। तो ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद आना चाहिए सी, ठीक है। तो ए के बाद डी डी, आई एम सॉरी, आपका क्या होना चाहिए? ये सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। एन पेंटेन में तो ब्रांचिंग सबसे कम है और मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, तो इसका तो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ए जहां पे सबसे ज्यादा और सी जहां पे सबसे कम, ऐसे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बट आप बी और डी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वैसे आपको आंसर तो मिल चुका है। बी में देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन है, दिस इज 2 डाइमिथाइल प्रोटीन। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर देखिए, क्लियरली ये दिख रहा है कि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ये ज्यादा गोल मटोल है, तो ऑब्वियसली इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी मिनिमम, तो डी वाला हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अरेंज द हैलोजेंस F2Cl2 Br2I2 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एल्केन्स। एल्केन के साथ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो नो वंडर इसका तो बहुत ही इजी आंसर हो रहा है ना, फ्लोरीन हमारा मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करता है भाई। तो ऑर्डर आपको पता है इसका, F2 फिर Cl2 Br2 और I2, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, और इसे किस में कन्वर्ट करना है हमें? जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ हमें इसे रिएक्ट करवाना है। तो देखो भाई, जिंक और डाइल्यूट HCl किसके साथ मैक्सिमम रिएक्ट करेगा? जिसमें जो इजीली ब्रेक हो जाए, जो भी एल्काइल हैलाइड इजीली ब्रेक हो जाए। इजीली ब्रेक कौन सा होगा? इजीली ब्रेक वो होगा जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ लो होगी, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ लो होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ लो उसकी होगी जो एल्केन होगा। तो सारे ही एल्केन दिए हैं, लेकिन वो भी होगा जिसका साइज मैक्सिमम होगा, साइज मैक्सिमम होगा। एक बार इसे ग्राफिकली समझें, देखिए अगर आर इतना है, सबके लिए आर इतना ही होगा, ठीक है, ये आर है, दिस इज आर, एक बार बना देते हैं, दिस इज आर, सबके लिए आर सेम है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एफ ये रहा, के साथ बॉन्ड लेंथ, Cl ये रहा,
Br ये रहा और I ये रहा। तो आपको दिख रहा है बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा है, तो इसको तोड़ना बहुत आसान है। क्योंकि इसको तोड़ना बहुत आसान है तो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी मिनिमम। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर आई मैक्सिमम है। और अच्छा आर एफ तो दी भी नहीं रखा है, फिर भी अगर आर एफ होता तो यही उसका ऑर्डर हो जाता। ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन। इस एल्केन का हमें करेक्ट आयुपैक नेम बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट चेन लेंथ यहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे में 8 आ रही है, ऐसे में भी 8 ही आएगी, ऐसे में यहाँ भी 2 है, ये भी 8 ही आने वाली है। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे में भी 8 ही आ रही है। तो इस वाली को चूज करूं या फिर इस वाली को चूज करूं या फिर इस वाली को चूज करूं। देखो अगर इसको चूज करता हूं तो 1 2 3 पोजीशन पे ब्रांचिंग आ रही है, वहां से चूज करता हूं तो 1 2 3 पोजीशन पे ब्रांचिंग आ रही है, यहां से चूज करता हूं तो 1 2 पोजीशन पे ब्रांचिंग आ रही है। तो हम किसको चूज करते हैं, वी चूज मिनिमम ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग सबसे कम पोजीशन पे होनी चाहिए। तो ऑर्डर होगा इसका 1 2 3, ये वाला जो मैं लिख रहा हूं 5 6 7 और 8। ठीक है, इसको भी 7 8 लिख सकते हो, चलो इसको भी 7 8 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, एक ही चीज, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। हमारा 6 पोजीशन पे तो इथाइल आने ही वाला है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होने वाला है, देखो है तो ये एक ऑक्टेन, तो सब में ऑक्टेन ही दिया है। ठीक है तो ये एक ऑक्टेन। हाँ तो इतनी बात तो श्योर है कि ये ऑक्टेन होने वाला है। अब ब्रांचिंग में देखिए 1 2 पे मिथाइल होने वाला है, 3 पे इथाइल होने वाला है और 6 पे भी इथाइल होने वाला है। तो M और E में से पहले कौन आएगा भाई, M और E में से पहले E आएगा यानी कि इथाइल। तो यानी कि कंपाउंड का नाम होना चाहिए मेरा 3 6 डाई इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3 6 डाई इथाइल, एक ही जगह पे ऐसा लिखा हुआ है 3 6 डाई इथाइल, ऑप्शन नंबर ए में। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा ठीक हो गया। ठीक है, और 2 मिथाइल ऑक्टेन तो है ही है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ मीथेन इज इनकम्प्लीट कंबशन। इनमें से कौन सा इनकम्प्लीट कंबशन है भाई। तो आप सारी की सारी रिएक्शन एक बार देखिए। पहले रिएक्शन में कंबशन, इस पर पूरी आपको कंडीशन दे रखी है, तो इनकम्प्लीट तो नहीं होगा, मिथेनॉल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। CH4 का ऑक्सीडेशन आपका क्या, MO2O3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या है CHCO फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O, कोई दिक्कत नहीं है। CH4 प्लस O2 C प्लस H2O। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब आपका कोक बनता है, कोक 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 यानी कोक आपका हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन में ही बनता है। इनकम्प्लीट कंबशन होती है तभी आपका कोक बनता है, तो इसका मतलब यही है जो इनकम्प्लीट कंबशन है। ऑप्शन नंबर डी में तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो वो भी कंप्लीट कंबशन है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। तो अगला चैप्टर है अपना एल्कीन्स का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन O3 फॉलोड बाय जिंक और क्या है H2, यानी कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुआ है, गिव्स। अच्छा हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट दिए हैं फॉर्मल्डिहाइड और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल एज प्रोडक्ट। तो पूछ रहा है कि कंपाउंड एक्स क्या हुआ करता होगा। देखो इस टाइप के कंपाउंड, इस टाइप के क्वेश्चंस पे लगाइए आप एक डबल स्टार, और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको करना कैसे होता है। वैसे तो यही तरीका है, और कोई तरीका है भी नहीं। कंपाउंड है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO HCH डबल बॉन्ड O, एक ये कंपाउंड है, प्लस दूसरा कंपाउंड है हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेनल। 2 मिथाइल प्रोपेनल का मतलब C डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड, और प्रोपेनल 2 मिथाइल, तो प्रोपेनल पहले बना दूं, तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो आपसे कभी ऐसा रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाए, देखो अगर आपको इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का प्रोडक्ट पूछा जाता तब तो बहुत आसान था, आपको डबल बॉन्ड देखना है और वहां से क्लीवेज कर देना है। बट अगर आपको उल्टा पूछा गया, आपको प्रोडक्ट दिए हैं और पूछा है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, तो कुछ नहीं, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। जो डबल बॉन्ड ओ दिख रहे हैं इनको आपस में जोड़िए और डबल बॉन्ड लगा दीजिए। देखो कैसे बोला मैंने, पहले मैं लिखता हूं, एक प्रोपेनल लिख देता हूं, 2 मिथाइल प्रोपेनल हो गया ये है अपना 2 मिथाइल। अब प्रोपेनल है C डबल बॉन्ड O नहीं लिख रहा हूं, अब O नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ C डबल बॉन्ड लिख रहा हूं, और इस डबल बॉन्ड से क्या डालो, ये वाला O अटैच कर दो। ठीक है, मतलब इस ये वाला कार्बन अटैच कर दो। तो ये मैंने अटैच किया, ये वाला कार्बन कार्बन, और ये हो गया CH और ये हो गया CH। तो यही, अब देखो इसका अब रिवर्स चलो। अब यहां से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते तो क्या बनता, एक ये वाला यानी कि एक फॉर्मल्डिहाइड बनता, और फिर से क्लीवेज करते तो क्या बनता, यहां से बनता आपका प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल बनता। ठीक है भाई, तो कौन सा हो जाता हमारा ऑप्शन। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 2
3 4 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 3 मिथाइल ब्यूट पे 1 पे इन, ठीक है भाई, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट हमारा क्या है, मिथेनल है। कह रहा है कि इट्स स्ट्रक्चर इज, मिथेनल है एक प्रोडक्ट, उसका स्ट्रक्चर है, और क्या है हमारे पास, ओजोनोलिसिस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जहां पे डबल बॉन्ड मिले उसको तोड़ते जाइए। तो आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, ए और सी में तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो हमें देखना ही नहीं है, ये तो हो गया हमारे, अच्छा अच्छा है, मुझे लगा नहीं है। तो देखो इसका वैसे है भी तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसका ओजोन एनालिसिस करेंगे तो ये टूटेगा, और यहाँ से तो हमें यहाँ पे अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ आएगा, यहाँ ओ आएगा, तो हमें मतलब मिथेनल तो नहीं मिल रहा है, मिथेनल वी आर नॉट गेटिंग। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अगर यहाँ से टूटता है तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, इस वाले का बनेगा, एक हमारा CHO बनेगा, प्लस हमारा क्या बनेगा, ये भी CHO बनेगा, और CH3, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। इनमें से कोई भी मिथेनल नहीं है, ये तो इथेनल है, दिस इज इथेनल, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन तो वैसे एलिमिनेशन से सॉल्व हो चुका है, बट आप पहले वाले को देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा होगा, CH2 CHO प्लस HCHO, ठीक है। वन ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी दिस, और यहां से भी टूटने की पॉसिबिलिटी है, बट हमें तो सिर्फ इस पे फोकस करना है, HCHO पे, जो कि हमारा क्या है, दैट इज आर मिथेनल, ठीक है। HCHO इज मिथेनल। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन एंड ZnH2O गिव्स प्रोपेनॉन एंड इथेनल इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। क्या मिला हमें, प्रोपेनॉन एंड इथेनल। तो एक बार बना के देखें, प्रोपेनॉन क्या हुआ, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन, दिस इज आर प्रोपेनॉन, और इथेनल क्या हो गया, इथेनल हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा इथेनल। और इसका कैसे बना, ये बना है ये ओजोनोलिसिस से, ठीक है। O3 एंड ZnH2 है ना, तो क्या है ये ओजोनोलिसिस है। अब कह रहा है एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए गिव्स बी एज मेजर प्रोडक्ट। तो पहले देखते हैं ये एल्कीन रही कौन सी होगी। तो कैसे करना है, बस इसके बीच में क्या एक डबल बॉन्ड जोड़ देना है। तो इनको सबको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप CH3C डबल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये ही आपकी वो एल्कीन। अब कह रहा है कि इसमें हमें HCl ऐड करना है। अगर आपको HCl ऐड करना है तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा तो हमें सिर्फ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे तो हमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जो पोजीशन है अटैक की वो यही पोजीशन है। तो Cl माइनस जो होगा वो यहाँ पे अटैक करने वाला है। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, फाइनल प्रोडक्ट विल बी, the final product will be CH3C CH3 CH CH3 और इस CH3C के ऊपर Cl, ठीक है। तो ये दिस विल बी आर माई फाइनल प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा कंपाउंड है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, हाँ ऑप्शन नंबर बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और ब्यूटेन तो है ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस्ड। प्रोपीन हमें क्या नहीं मिलना चाहिए, प्रोपीन नहीं मिलना चाहिए बाय रिएक्शन विद शैल नॉट प्रोड्यूस। अच्छा प्रोपीन नहीं मिलेगा बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन, यानी कि पहले HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिर उससे एलिमिनेशन कराएंगे, या फिर डायरेक्टली, और उसने बोला या फिर आप डायरेक्टली एलिमिनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले वाले कंपाउंड में। अगर आप CH3 क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या बोला इन्होंने, रिएक्शन विद HBr। अगर आप HBr डालते हैं तो क्या है, एक ये रिंग टूट जाएगी, एक साइड से ही रिंग खुल जाएगी, तो एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले पे Br अटैक कर देगा। मान लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, और Br माइनस ने पॉजिटिव वाले पे अटैक कर दिया। तो कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनेगा, ये CH3 होगा और ये CH2, ये Br हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला कि हमें क्या करना है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। अब हमें एलिमिनेशन करना है, तो आप यहां से एलिमिनेशन करेंगे, लिख देते हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए ये CH3 है,
यहाँ पे इसे एक H नजर आएगा तो HBr यहाँ से निकल जाएगा, तो मेरा कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप का। तो क्या ये एक एल्कीन है? यस, इट इज एन एल्कीन। तो ये तो एल्कीन दे देगा। और प्रोपीन इनफैक्ट एल्कीन तो है, लेकिन क्या है? प्रोपीन। एल्कीन में भी प्रोपीन है। ठीक है, इस वाले में देखिए ऑप्शन नंबर बी में पहले हम क्या डालेंगे? HBr। जब हमने HBr डाला तो हमारा कंपाउंड बना कुछ ऐसा, CH3 CH2 CH2 एंड Br। कुछ इस टाइप का हमारा कंपाउंड बना है। अब आप इसका क्या करेंगे? एलिमिनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली ये और ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे और आपके पास फिर से जो कंपाउंड आएगा वो एक होगी क्या? प्रोपीन। तो ये भी प्रोपीन बन चुकी है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी में अगर आप क्या करेंगे? सी वाले में आप देखो, सी में आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर आप इसमें Br माइनस ऐड करवाते हैं तो Br माइनस कहाँ पे ऐड करेगा? ये ऐड करेगा इस वाली पोजीशन में और कुछ सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। तो मेरा जो फाइनल कंपाउंड होगा इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक CH3। अच्छा, तो डबल बॉन्ड तो सिर्फ एक साइड से टूटेगा, दोनों डबल बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकते। CH3 डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा OH। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ कंपाउंड बनने वाला है। इस पे कोई एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, इस पे कोई एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर चलो ठीक है, एक बार को मान लेंगे अगर इसमें एलिमिनेशन होता भी है, अगर इसमें एलिमिनेशन होता भी है तो आप इस Br को हटाएंगे, इस Br को हटाएंगे और फिर क्या करेंगे? ये वाला CH हटाएंगे तो एक एल्काइन बनना चाहिए। क्या बनेगा? एक एल्काइन बनने की फिर भी पॉसिबिलिटीज हैं, बट एल्कीन तो डेफिनेटली नहीं बनने वाला है। ऊपर से क्या है इसमें? प्रोपीन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये तो क्या है? ये उसने प्रोपीन पूछा था ना, प्रोपीन। प्रोपीन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, दो ही कार्बन है। ठीक है, चलिए अगर लास्ट वाला देखें तो उसने कहा था हम डायरेक्ट एलिमिनेशन भी करवा सकते हैं, तो ये तो यही वाली कंडीशन आ गई, तो ये तो हो ही सकता है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होएगा एलिमिनेशन जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2,3 डाइमिथाइल ट्यूबिटेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहले देखते हैं 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन है क्या चीज। ब्यूटीन के लिए आप हमेशा ऐसे करो, ठीक है, और बोला है 2,3 डाइमिथाइल, ये 2,3 डाइमिथाइल और 2 ब्यूटीन, ये रहा आपका 2 ब्यूटीन। तो इस टाइप का कुछ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि इनमें से किस में नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, किस में नहीं मिलेगा? तो देखिए कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ यानी कि HCl मान लेते हैं, HCl। तो वो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन करेगा तो मान लेते हैं इन दोनों में से कौन सी पोजीशन में प्रोटोनेशन करेगा? मान लेते हैं कि उसने इस वाली पोजीशन पे प्रोटोनेट किया। ठीक है, उसने अगर इस वाली पोजीशन पे प्रोटोनेट किया और अब अगर हम उसे एलिमिनेट करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? देखो देखो एक बार इसे समझा देते हैं अच्छे से। अगर इसने इस वाली पोजीशन पे प्रोटोनेट किया, ठीक है, अब क्या करेगा? ये वाला H इस H को ऐसा देगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो अभी भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हुआ, ए ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अगर इस वाली कंडीशन में प्रोटोनेट हुआ तो ये वाला प्रोटोनेट होगा। ऑब्वियसली एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो ये प्रोटोनेट होगा। अगर ये प्रोटोनेट होगा तो क्या करेगा? पर इसे H देने वाला कोई है नहीं, इसे H देने वाला कोई है नहीं। वेट, ऐसा नहीं है, एक बार बना के देखें। ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, CH3 पूरा खोल के देखेंगे। ये देखो, ये प्रोटोनेट हो चुका है, ये यहाँ पे प्रोटोनेट हो चुका है और ये है यहाँ पे CH3। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, इसमें रीअरेंजमेंट होगा और ये बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3 C CH3 और CH3, यहाँ पे H आ गया। ठीक है, ये H तो था ही पहले से। अब देखो, अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी क्या है कि ये H जो है यहाँ पे आ जाए और हमारा कंपाउंड कुछ जो हमें चाहिए था वैसे ही बन जाएगा। हाँ, तो ये रीअरेंजमेंट की वजह से ये पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है कि आपको सेम टू सेम कंपाउंड मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। और सी और डी तो क्या है? सी और डी पे ऑब्वियसली नहीं आएगा आंसर। एक बार इसे आप रीअरेंज करके देखिए, तो पॉजिटिव या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। ये वाला मुझे ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, अगर ये वाला स्टेबल होगा फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा, तो ये तो नहीं है आंसर। फिर ये वाला यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको ये मिल जाए, तो बहुत दूर है, जो सिमेट्रिकल से बहुत दूर है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी।
हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक एल्कीन हमें दे रखी है और HBr के साथ रिएक्शन करवानी है। तो पूछ रहा है कि कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली कौन सा बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको दिख गया होगा कि आप इसमें एक कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो आपने अगर ये कार्बोकेटाइन बनाया तो आपका पहला स्टेप तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर आपने यहीं से ही Br का अटैक करा दिया तो आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं। क्योंकि जब भी कार्बोकेटाइन बनाए तो पहले उसको रीअरेंज करके देखें कि क्या क्या वो एक और अच्छा कार्बोकेटाइन यानी कि और ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकता है। तो देखो अगर ये कार्बोकेटाइन है तो डेफिनेटली ये और ज्यादा स्टेबल हो सकता है। कैसे? अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, अगर हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाए तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और अब Br इसमें इजिली अटैक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो Br माइनस विल इजिली अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइन, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन नहीं ब्यूटेन, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल और क्या प्रोपेन। कौन सा ऑप्शन है भाई, कहीं दिख रहा है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो। ऑप्शन नंबर बी हेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है which of the following compound with molecular formula C5H10 yields acetone on ozonolysis, यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो दे चुके हैं कितना, C5H10, और वो क्या निकालता है, वो एसीटोन को निकालता है ओजोनोलिसिस में। एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड एक्चुअली में वो होगा। अगर ओजोनोलिसिस हुआ है तो एल्कीन तो डेफिनेटली होगी ही होगी। तो देखो एक्चुअली बचा क्या है, अगर इससे बचा आप देखो तो बचा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक 2 कार्बन और बचे हैं ना, तो बस यहाँ पे यानी कि 1 2 कार्बन बस ऐसे लिख दो, बॉन्ड मत बनाओ, बस ऐसे लिख दो। और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड ओ हुआ करता होगा क्योंकि ओजोनोलिसिस होगी, तो इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बना दो, बस इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनाओ, तो आएगा मेरा आंसर कितना, यह आएगा मेरा CH3 डबल बॉन्ड और C। अब काउंट करो कार्बन 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आ सकता है 6 और एक 7, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 3, तो आ गया 10। तो आपका ये है आपका फाइनल कंपाउंड, यही होगा आपका फाइनल कंपाउंड। तो पूछ रहा है इस कंपाउंड का नाम क्या है, नाम क्या है भाई इसका, कर लो नंबरिंग 1 2 3 4। तो ये है 2 पे मिथाइल, 2 पे इन, और क्या है ये ब्यूटीन, ठीक है। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल रिएक्ट फास्टर विद H2। देखो भाई अगर कोई एल्कीन स्टेबल नहीं है, इफ नॉट स्टेबल, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगी, वो रिएक्ट कर जाएगी, सो इट विल रिएक्ट। अगर कोई एल्कीन स्टेबल नहीं है तो फटाफट रिएक्ट कर जाएगी। अब अमंग द गिवन फॉलोइंग क्या एल्कीन्स, आप इसमें देखें कि अगर R की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वैसे तो CH3 मिनिमम होगी, बट उस केस में इसके पास कितने 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आएंगे, तो मिनिमम कितने आएंगे, अगर R की वैल्यू कुछ CH2 CH3 कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, मिनिमम यहाँ पे CH2 तो रहेगा ही रहेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें 9 हाइपर 8, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, और इन दोनों में 4। तो बात है इन दोनों की, इन दोनों में ये वाला कंपाउंड सिस है, और सिस हमेशा होता है अनस्टेबल, सिस इज मोर अनस्टेबल स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, यहाँ पे ज्यादा हिंड्रेंस होती है सिस के केस में, तो सिस होता है हमारा मोर अनस्टेबल। तो क्योंकि सिस ज्यादा हमारा मोर अनस्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्ट फटाफट कर जाएगा, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स। तो ये कौन सा रूल है भाई, कौन सा रूल है, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो बोल रहा है कि हमारे पास एक क्या है प्रोपीन है, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और हमने HBr के साथ रिएक्शन करवाई है और यूज किया है H2O2। तो रूल कौन सा फॉलो होने वाला है, एक बार इसे लिख लेते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि जो भी हमारा लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे अटैक होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या, अब देखिए यहाँ पे हमारा होगा एक स्टेबल कार्बोकैटायन और ये होगा अनस्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, अनस्टेबल कार्बोकैटायन पे Br जो करेगा वो अटैक करेगा। तो मेरा क्या बनेगा आंसर,
माय आंसर विल बी CH3, CH2, CH2 एंड Br। तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, क्या है इसका नाम? इसका नाम है N प्रोपाइल ब्रोमाइड। N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड, हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है ऑन रिएक्शन विद NaIO4, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। बट एक्चुअली NaI4 क्या है? ये NaIO4 और KMnO4 ये क्या रिएक्शन है? दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। दिस इज नथिंग बट एक ऑक्सीडेशन की कंडीशन है। NaIO4 एक किसकी है? ये ऑक्सीडेशन की कंडीशन है। और कैसी? बिल्कुल एक्सट्रीम, बिल्कुल गुड ऑक्सीडेशन, एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन। आपको क्या करेगा? सीधा एसिड बना के दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको अच्छा ऑक्सीडेशन वहीं पे देगा जहाँ पे मतलब एसिड वहीं पे देगा जहाँ पे पॉसिबल हो, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आप यहाँ पे देखिए, इसे अगर आप तोड़ेंगे तो आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन मिलेगा नहीं। यहाँ पे तो कीटोन मिल रही है, बट जो राइट में कंपाउंड है उसके साथ कीटोन नहीं, उसके साथ एसिड बनेगा। देखो यहाँ पे अगर बनाऊं CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है। अब इसका क्या करो? इसका क्लीवेज करो। यहाँ से अगर ये क्लीवेज होता है CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O, तो इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो इसके पास है नहीं, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे कभी एसिड बनता ही नहीं है, वो तो हमेशा प्राइमरी कार्बन पे बनता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, प्लस क्या पॉसिबिलिटीज है? हाँ, यहाँ पे हमारा पहले एल्डिहाइड बनता, फिर एल्डिहाइड से अल्टीमेटली ये एसिड बनेगा। तो कीटोन एंड एसिड विल बी माय करेक्ट आंसर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई? ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे एक कीटोन और एक एसिड मुझे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा एल्कीन है जो ये प्रोडक्ट देगा? तो कुछ नहीं करना है, बस अब मैं इसको फटाफट कर देता हूँ, आपको बस ज्वाइन करना है। ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। C डबल बॉन्ड O लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा डबल बॉन्ड जोड़ दो, बीच वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ। इसे अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये CH3, ये CH3 कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? अच्छा, एक H पे लगा लेना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में ही मुझे ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल डिटो मैच करता हुआ, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग एल्कीन्स, हमें दे रखी है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कौन सा है? पहली बात तो देखो, सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन, इनमें से ज्यादा स्टेबल तो ट्रांस वाली होती है, क्योंकि सिस में क्या होते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। बट नॉर्मल ब्यूटीन और सिस ब्यूटीन में कौन सी होती है? देखो भाई, एक बार बना के ही देखो तभी पता चलेगा। ये आपका ब्यूटेन, मान लो ये 1 ब्यूटीन हो गई, और ये क्या बोल रहा है? सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन का क्या मतलब है? वो भी ऐसे ही होगी, लेकिन उसमें H ऐसे होंगे, ये आपके H होंगे। ठीक है, और इस केस में ये H है आपके। अब देखो, ये नॉर्मल 1 ब्यूटीन है, ये आपकी सिस ब्यूटीन है। ट्रांस तो स्टेबल होने वाली है, ट्रांस तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसमें देखिए आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर है, और इसमें कितनी है? इसमें है यहाँ पे देखो CH3, यानी कि 3 और CH3 3, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांस वाली, फिर सिस वाली, और फिर 1 ब्यूटीन, यानी कि 3 2 1 शुड बी माय करेक्ट आंसर। ऐसा कहाँ है? 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी में है मेरा 3 2 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक इथीन गिवन है, कह रहा है हमारे पास एक हाइपोक्लोरस एसिड है। हाइपोक्लोरस एसिड यानी कि HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। फिर हमारा Ma प्रोडक्ट बना, उसमें हमने R नाम का रिएजेंट डाला, और हमें क्या बना? CH2OH, CH2OH। ठीक है, चलिए क्या करना है? अच्छा, पूछ रहा है क्वेश्चन पे M और R निकालना है, M और R निकालना है। ठीक है, M और R निकाल देते हैं। पहला वाला तो इज वेरी सिंपल, पहला वाला वेरी सिंपल। क्यों? एक Cl को सिर्फ उसको उसकी पोजीशन देनी है। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ क्या कर देंगे? M क्या हो जाएगा मेरा? CH2 एक जगह आप अगर इसको करो, ये पॉजिटिव हो जाएगा और एक जगह नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाले में Cl माइनस अटैक करेगा। सपोज ये पॉजिटिव था, यहाँ पे Cl माइनस अटैक होगा और यहाँ पे OH अटैक आएगा। तो पहला वाला कंपाउंड तो आपका ये रहा। अब कह रहा है कि आपका रिएजेंट क्या हो, रिएजेंट क्या हो कि आपका ये बन जाए। तो इसका मतलब आपको सिर्फ इस Cl को हटाना है, सिर्फ आपको इस Cl को हटाना है, और वो तो आप कैसे भी हटा सकते हो। ठीक है, वो तो आप कैसे इजीली हटा सकते हो। अच्छा, वैसे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में तो हमारा यही ठीक हो गया। देखो ऑप्शन नंबर अगर आप मैच करो M को, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है,
एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको NaHCO3 डाल दो यहाँ से, ठीक है, तो NaCl बन जाएगा और क्या H2O बन जाएगा और OH यहाँ पे अटैक कर जाएगा। एक सेकेंड, NaCl बन जाएगा, OH अटैक कर जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा बाहर, लिख देता हूँ यहाँ पे, CO2 बाहर निकल जाएगा और NaCl बन जाएगा और OH अटैक कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इजी। अगला देखें, क्वेश्चन कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, हमारे पास एक प्लैटिनम कैटलिस्ट है, हाइड्रोकार्बन ए एड्स हाइड्रोजन टू फॉर्म एन हेक्सेन। एक हमारे पास कोई भी मान लीजिए ए नाम का हाइड्रोकार्बन है, उसने क्या करा, हाइड्रोजन को ऐड किया प्लैटिनम की कैटलिस्ट में और हमारा क्या बन गया, एक एन हेक्सेन बन गया। ये रहा आपके सामने एक एन हेक्सेन। तो कह रहा है when hydrogen bromide is added to A instead of hydrogen, अगर A की जगह, A में मैं इसकी जगह हाइड्रोजन ब्रोमाइड रखता तो ओनली अ सिंगल ब्रोमो कंपाउंड इज फॉर्म, सिर्फ एक सिंगल टाइप का ब्रोमो कंपाउंड ही फॉर्म होता। तो यानी कि कंपाउंड का बेसिक स्ट्रक्चर तो ये रहा, ये रहा। अब वो बोल रही है कि अगर मैंने इस पे मैंने अगर HBr रखूं तो Br अगर अटैक करेगा तो सिंगल ब्रोमो कंपाउंड एक्ट करेगा। पहली बात तो ये कि ए तो एक एल्कीन है, क्योंकि एक एल्कीन होगी उसमें हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तभी जाके एक एल्केन बनेगा। तो आपसे एक्चुअली में ये पूछना चाह रहा है कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस कहाँ पे है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर डबल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होता, अगर डबल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होता तो Br यहां पे भी लग सकता था और यहां पे भी लग सकता था, तो दो पॉसिबिलिटीज है। अगर डबल बॉन्ड यहां पे होता तो Br यहां पे लग सकता था, यहां पे लग सकता था, दो पॉसिबिलिटीज है। तो कुल मिला के हमें क्या देखना था, इसमें भी सिमेट्रिकल देखना था। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अगर डबल बॉन्ड यहां पे होता तो ब्रोमीन या तो ब्रोमीन यहां पे लगता या तो यहां पे लगता। अब खुद बताओ, अगर ये सेकंड या थर्ड पोजीशन में, थर्ड या फोर्थ पोजीशन में किस पे भी लग जाए, बात तो एक ही है। अगर यहां पे लगेगा तो हम यहां से 1 2 3 पोजीशन पे बोलेंगे, और अगर यहां पे लगेगा तो भी हम इसे 1 2 और 3 पोजीशन ही बोलेंगे। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड तो यहीं पे ही है। ठीक है, तो दिस इज आर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल पे आपका एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो आंसर कहाँ पे है, मिडिल पे, साइड पे, मिडिल पे। हाँ हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन 3,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटानॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, बना के देखो पहले। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानॉल, ठीक है, ये हो गया आपका CH3 2-ब्यूटानॉल OH 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानॉल। ठीक है, ये आपका हो गया 3,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटानॉल। अब इसमें करा है इसने H प्लस ऐड, यानी कि H2SO4 है, तो यानी कि H प्लस ऐड करेंगे तो कहाँ पे होएगा वो H प्लस ऐड, देखो ये अगर H प्लस ये OH लेता है तो यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होगा, देखो H2O पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। अब पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो पानी को तो निकलना है, पानी निकल जाएगा, वो आपकी और या फिर मेरी नहीं सुनेगा। ठीक है, एक साथ ही लिख दिया। पानी यहां से चला गया, पानी यहां से गया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, एब्सोल्युटली बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो रीअरेंज हो जाएगा। ये हो गया रीअरेंज, एक बार रीअरेंज हो गया, अब क्या इसके एल्किन बना दो। इसकी एल्किन कैसे बनेगी, इसकी एल्किन बनेगी ऐसे, ये बन गई इसकी एल्कीन। तो ऐसा कहाँ है भाई, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द एल्कीन RCHCH2 reacts readily with B2H6, B2H6 के साथ रिएक्शन हो रही है and form the product B which on oxidation with alkaline H2O2 produces। अरे कुल मिला के यार ये रिएक्शन क्या सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होगा भाई, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड पे ही तो HBO लगाओगे। ठीक है, तो देखो क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2 और ये बोल रहा है कि इसमें हमने B2H2 मिलाया है। ठीक है, क्या मिलाया, B2H2 मिलाया है। तो आपको पता है कैसे होता है,
जो ज़्यादा सब्सटेंट होगा उसमें आप BH2 लिखते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये BH3 ही तो है, ठीक है, B2H2, B2H6 यार, B2H6, B2H2 नहीं, B2H6, ठीक है। तो BH3, ये H। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप H2O मिला दो, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। ये बॉन्ड वीक है तो यहाँ इस बॉन्ड पे OH आ जाएगा, और H तो अपनी जगह टिक जाएगा। आंसर हो जाएगा RCH CH2OH, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। RCH CH2OH, RCH2 CH2OH। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप वैसे ना इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। आप ऑप्शन में देखो, आपको इतना तो पता था कि इसमें OH ऐड होता है, बाकी सब ऑप्शन में देखो इसमें इसमें सिर्फ अल्कोहल एक ही जगह बन रहा है, एक ही जगह बन रहा है, तो ऐसे ऑप्शन देख के ही टिक कर देते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द एडिशन ऑफ HBr टू 1 ब्यूटीन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स A, B एंड C। 1 ब्यूटीन में हमने बोला कि आपने इस कंपाउंड में क्या करा, HBr ऐड करवाया, ठीक है। तो पहली बात तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसमें ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे भी आएगा, बट ये वाली माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर तो यहीं से बनेगा। तो आपका जो ये वाला C वाला प्रोडक्ट है, ये तो माइनर प्रोडक्ट है, ये तो माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो C वाला प्रोडक्ट तो माइनर है, ऐसा कोई ऑप्शन है कि C में माइनर है, हाँ 2 ऑप्शन है। अब A और B में देखो क्या होगा, A और B में क्या कैसे बनेगा, तो A और B में कैसे बनेगा, देखो अब क्या है हमारे पास Br जो है ना, Br माइनस, अब ये ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, Br माइनस ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। तो A और B के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 यानी कि बराबर है। तो दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं भाई, दोनों ही हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड B एज मेजर एंड C एज माइनर प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपके पास एक स्पेशल अरेंजमेंट में डबल बॉन्ड के अराउंड जनरली क्या होना चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड्स होने चाहिए, जिससे मतलब हम क्या सिस और ट्रांस बता पाए, ठीक है, या फिर ई और जेड बता पाए। अगर आप पहले वाले को देखें, हाँ यहाँ से हम ई और जेड तो बता ही सकते हैं, ई और जेड तो बता ही सकते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये आप बोल देंगे कि ये तो सिस ही कंपाउंड है, ठीक है। ये CH3 हो गया, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, तो ये तो एक ये हो गया हमारा सिस, ये हो गया हमारा ट्रांस कंपाउंड, ठीक है। ऊपर वाला भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखिए, इसकी प्रायोरिटी अगर आप 1 करें, इसकी प्रायोरिटी 1 नहीं, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, तो कैसा कंपाउंड हो जाएगा, ट्रांस यानी कि ई, ये हो जाएगा हमारा ई वाला कंपाउंड, ठीक है। ट्रांस बोल सकते हो या फिर ई बोल सकते हो। दूसरा वाले को देखिए, CH3 एक साइड है और CH3 3 CH3 है, तो स्पेशल अरेंजमेंट तो हम देख सकते ही नहीं है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद प्रोपीन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें पता है। अगर हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, इसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी कम होनी चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ ज्यादा यानी कि हाई होनी चाहिए। तो इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है वो HI की है, फिर HBr की और फिर HCl की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन, कि किस में बीटा एलिमिनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है और किस में सबसे कम हो रहा है, ठीक है, एल्कोहलिक KH की प्रेजेंस में। देखिए अगर इसका बीटा एलिमिनेशन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये चला जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऑब्वियसली ये H नहीं रहेगा, तो ये प्रोडक्ट है बीटा एलिमिनेशन का। दूसरे में देखिए ये चला जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा बीटा एलिमिनेशन का। अगर ये चला जाएगा तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे बीटा एलिमिनेशन का। तो आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे अच्छी एल्कीन कहाँ पे बनी है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये आपकी एल्कीन दिख रही है और आपको 6 कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ऑप्शन बी में आपको 0 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ऑप्शन सी में आपको कितने दिख रहे हैं, ऑप्शन सी में आपको सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे, ए, तो ऑप्शन आंसर शुड बी ए देन सी देन बी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है,
ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है ए सी और बी करेक्ट आंसर। तो अब एल्काइंस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा है ये काम करने के लिए। अगर आप रिएक्शन को ठीक से देखें, एक एल्काइन को एल्कीन में तो कन्वर्ट करा ही है, बट एल्कीन का टाइप क्या है, एल्कीन का टाइप है वो एक सिस एल्कीन है। कैसी एल्कीन है, एक सिस एल्कीन है। और सिस एल्कीन के लिए जो रिएजेंट्स यूज होते हैं वो जनरली क्या है, वो है H2 वाले, PD और C वाले। H2Ni भी बोल सकते हो आप इस तरीके से, मतलब जो ये सरफेस कैटलिस्ट होते हैं, सरफेस कैटलिस्ट, जो दोनों कैटलिस्ट ऊपर से H और H अपना लेके आ रहे हैं एक ही साइड से, ठीक है, वो है सरफेस कैटलिस्ट। तो एक ही साइड से H आता है, तो इसलिए प्रोडक्ट हमारा सिस बनता है। तो H2 अगर आपको कहीं दिया है जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में, वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सरफेस कैटलिस्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और अगर मैं ऑप्शंस ठीक से देख पा रहा हूं तो आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इतनी बात तो क्लियर है अब कि एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो है sp, देन sp2 एंड देन sp3। sp यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड, यही आपका करेक्ट ऑर्डर है। तो आपको पहले ये देख लो, आप ऑप्शंस में एलिमिनेशन का मेथड लगाओ। पहले अगर पहले डबल या फिर ट्रिपल, डबल या फिर सिंगल दिया उसे हटा दो। पहले वाले ऑप्शन में डबल दिया तो इसको हटा दो, लास्ट वाले ऑप्शन में सिंगल दिया इसे हटा दो। अब आपको सिर्फ ऑप्शन बी और सी चेक करना है। ऑप्शन बी और सी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एल्केन लास्ट में है, बीच में अच्छा ठीक है काफ़ी डिफरेंस है। ये एल्कीन कैसे आ गई भाई यहाँ पे, ये एल्कीन कैसे आ गई बीच में, है ना, और ये डबल बॉन्ड कैसे आ गया पहले, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मजा तब आता है इस क्वेश्चन में अगर इन दोनों ट्रिपल बॉन्ड्स को इनमें ऑप्शन होता कुछ। तो इसका रीजन देख लेते हैं कि ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये पहले क्यों है और ये वाला ट्रिपल बॉन्ड बाद में। देखो एसिडिटी के लिए हम क्या करेंगे जानने के लिए, एक हाइड्रोजन को हटा के देखेंगे तो यहाँ पे एक C नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे भी एक C नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जो पहले C नेगेटिव चार्ज है ये वाला, इसमें क्या दिक्कत, इसमें क्या और उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें देखिए सपोज ये दिस इज नेगेटिव, आप इसके स्टैंडर्ड माने, फिर आप उसके कंपैरिजन में इसको देखें सेकंड वाले को। सेकंड वाले में क्या है, एक CH3 ग्रुप है, ऑलरेडी यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। पहले से वो नेगेटिव है, आप उसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसीलिए जो ये वाला है वो कम स्टेबल है इस वाले से, ठीक है, इसलिए आपको ये वाला ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आपके पास एक एल्कीन है और आपने NaNH2 लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन जैसा कुछ करवाया है और CH3CH2Br कुछ प्रोडक्ट X मिला है, उसमें भी आपने सेम प्रोडक्ट यूज करे और आपने Y बनाया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो कैसे बनेगा इसका रिएक्शन कैसे बनेगी। सबसे पहली बात आपके पास है NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, ये है बेसिक नेचर में। अगर ये नेचर में बेसिक है तो क्या चाहिए इसे चाहिए एक प्रोटॉन, तो एसिडिक प्रोटॉन है ये वाला और ये यहाँ पे चला जाएगा। इसने एसिडिक प्रोटॉन ले लिया, जो मेरे पास है कंपाउंड बचा हुआ वो है HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, कुछ इस टाइप का कंपाउंड इज लेफ्ट विद मी। अब मेरे पास जो इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट है सेकंड नंबर पे वो है CH3 CH2 Br, ठीक है। आप CH3 CH2 को Br लिख सकते हैं, CH3 CH2 माइनस और Br CH3 CH2 प्लस और Br माइनस। तो प्लस वाला क्या करेगा, इस नेगेटिव साइड को ढूंढेगा और अटैक मार देगा। इनफैक्ट मैं गलत लिख रहा हूं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक मार देगा, ठीक है, और Br निकल जाएगा साइड से। तो मेरा जो X जो कंपाउंड है एक्चुअली इट इज HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, यानी कि क्या है ये है ब्यूट 1 आइन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है C एंड D, दो ऑप्शन है। इसके आगे भी मुझे और करना है इस क्वेश्चन को, मुझे फिर से सेम प्रोसीजर अपनाना है, यानी कि फिर से मुझे NaNH2 और EtBr लिखना है, ठीक है, NaNH2। तो फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो सकता है, और फिर से अगर मैं EtBr करूँ यानी कि इथाइल ब्रोमाइड, यानी कि इसे लिख देते हैं CH3 CH2 प्लस और Br माइनस, तो ये फिर से यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो फाइनली जो मेरे पास कंपाउंड आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल एल्काइन मुझे मिल गया जिसका नाम है 1 2 3 हेक्साइन। तो मेरा आंसर है 1 ब्यूटाइन एंड 3 हेक्साइन,
1 ब्यूटाइन एंड 3 हेक्साइन। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन के बीच में कौन अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकता है। देखो अगर मैं 1 ब्यूटाइन की बात करूं, अभी हमने बनाया था ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका हो गया 1 ब्यूटाइन। अगर आप इसके साथ NaNH2 के साथ रिएक्शन करें तो उस रिएक्शन से क्या होगा भाई, ये एक बेस है, इसको अपना प्रोटॉन लेके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका कंपाउंड बन गया ये। बट अगर आप ऐसा कंपाउंड लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यू हैव नो एसिडिक हाइड्रोजन, आपके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप अब इसमें NaH2 मिलाएंगे तो ये कुछ रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। तो क्या डिस्टिंग्विश हो चुका है, क्या एब्सोल्युटली डिस्टिंग्विशन हो चुका है। जो 1 ब्यूटाइन था वो रिएक्शन दे रहा था, 2 ब्यूटाइन कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो हो गया डिस्टिंग्विश। और ये किसकी मदद से हुआ है, ये हुआ है मदद से NaNH2 की मदद से हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ NaNH2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। जब ब्यूट 1 आयन की रिएक्शन है, यानी कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हमने क्या करा, HCl करा है। देखो अगर आपने इसमें प्लस HCl करा है तो यानी कि H प्लस है और Cl माइनस है, तो Cl माइनस एक पॉजिटिव साइड ढूंढेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ सकता है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो Cl माइनस यहीं पे अटैक कर देगा। तो मेरा जो बी प्रोडक्ट है वो है, बी प्रोडक्ट है इट इज CH3 CH2 C Cl डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाइए, किसके साथ, HI के साथ। फिर से वही कहानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है, एक डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे, एक डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आ सकता है। यहाँ वाला तो स्टेबल नहीं है, यहाँ वाला तो अभी भी स्टेबल ही है, तो तो I माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। मेरा आंसर आएगा CH3 CH2 C Cl और I और ये CH2। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, CH3 CH2 CII, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बताने हैं मुझे, एक एल्काइन है और ओजोन और हाइड्रोलिसिस कर रखा है भाई। ओके 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 ओके, तो क्या है ये, तो सिंपल ही लग रहा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसमें, आप एक बोलेंगे कि इनके पास एक हाइड्रोजन आएगा और इनके पास इनके पास एक ऑक्सीजन आएगा, इनके पास एक ऑक्सीजन आएगा, तो मतलब इसे तोड़ना ही तो है। तो फाइनल कंपाउंड क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, देखो एल्काइन के केस में क्या होता है, एल्काइन के केस में हमारे मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स बनते हैं, क्या मिक्सचर ऑफ एसिड्स। इसका ऑप्शन कौन सा है, CH एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। इन केस ऑफ एल्कीन वी गेट मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम सोचो। एसिटाइलिन में बनाता हूं आपके लिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, ये क्या है, ये है Hg2 प्लस की प्रेजेंस में। क्या नाम है इसका, इस नाम का रिएक्शन का नाम है OMDM, यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दिक्कत तब होती है अगर एसिमेट्रिकल होता, सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी OH जोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ता है, CH2 CH OH। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें हमने क्या करा, H2 अच्छा ठीक है, मतलब H2 तो डालेंगे ही लास्ट में। ठीक है, तो इस नहीं वेट, डबल बॉन्ड भी तो है, डबल बॉन्ड काहे को, वो ये ट्रिपल था ना, तो आखिर में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो आपको पता है यहाँ पे टाउटामेरिज्म पॉसिबल है, टाउटामेरिज्म पॉसिबल है, टाउटामेरिज्म करेंगे तो इनॉल फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, इनॉल फॉर्म क्या, एक एल्डिहाइड में, इनल फॉर्म है, सॉरी ये इनॉल नहीं, ये इनल फॉर्म है। ठीक है, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, CH3 CHO। तो ऐसा कौन सा क्या बना आपका, ये एक आपका बना है एसिटाल्डिहाइड, क्या है, दिस इज
एसिटिल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द सिलिंड्रिकल शेप ऑफ एन एल्काइन इज, क्यों होता है भाई एल्काइन का सिलिंड्रिकल शेप? देखो भाई सी, तो एक इसमें एक ऐसा होता है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऐसा होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो सिलिंड्रिकल जैसे बनता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड है इसमें और दो पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaNH2 टू गिव सोडियम सॉल्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत फॉर्म में कर चुके हैं। NaNH2 एक बेस है, NaNH2 एक बेस है और इसे जो कंपाउंड चाहिए वो कंपाउंड एक एसिडिक कंपाउंड होना चाहिए। और जनरली कैसा होना चाहिए? एसिडिक टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए। क्या? एक ये टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा होगा एल्काइन? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने देखा अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNH2 के साथ तो हमारा कंपाउंड बनता है एक सॉल्ट, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो ये सॉल्ट हमारी बनती है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन विद सोडियम इन ए लिक्विड अमोनिया गिव्स प्रीडोमिनेंटली। ये बहुत फेमस नेम रिएक्शन है। जरा सोचो इस नेम रिएक्शन का नाम क्या है जब तक मैं कंपाउंड लिखता हूँ। ये आपका हो गया 2 ब्यूटाइन और इसने कहा है हम इसमें क्या डाल रहे हैं? लिक्विड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल रहे हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है भाई? इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन है दिस इज बर्च रिडक्शन। क्या? दिस इज बर्च रिडक्शन। और जो बर्च रिडक्शन की एक खास बात होती है, इससे जो हमें एल्कीन मिलता है वो एल्कीन एक ट्रांस एल्कीन होता है। कैसा एल्कीन होता है? एक ट्रांस एल्कीन होता है। हमारा आंसर क्या आएगा? CH3CH डबल बॉन्ड C। अब ट्रांस में डालेंगे H को और ट्रांस में ही डालेंगे एक मिथाइल ग्रुप को। तो आंसर विल बी ट्रांस 1 2 3 ट्रांस ब्यूटोइन, ट्रांस ब्यूटोइन या फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन। ऑप्शन नंबर बी ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है RCH2CCl2R रिएजेंट हमने कुछ डाला और हमारा क्या बना? एक एल्काइन बना। पूछ रहा है द रिएजेंट इस रिएजेंट कौन सा होगा? देखिए कुल मिला के आप बात ऐसी है कि जो दो Cl2 है ना, ये जो दो Cl2 है ना, ये जो दो Cl2 है ये इस ग्रुप से जा चुके हैं यानी कि एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर मैं इसमें एल्कोहलिक कोएच डालूंगा तो आपको पता है फिर एक डबल बॉन्ड बनेगा और फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसका आंसर तो देख के ही पता चल रहा है एक एलिमिनेशन यानी कि एल्कोहलिक KOH इन C2H5OH यानी कि KOH इन इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है? अल्कोहल ही तो है, तो इसका मतलब ही इथेनॉल क्या है? अल्कोहलिक KOH है। एक बार रिएक्शन को करके दिखाऊं तो कैसे होगा? देखो RCH2CCl2R, ठीक है। इस Cl2 को ठीक से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। RCH2CClClR, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे? अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहां से क्या होगा? एक Cl निकलेगा और एक H2 का H निकलेगा। तो आपका कंपाउंड बनेगा RCH डबल बॉन्ड CR, ठीक है। और यहाँ पे Cl था। फिर से आप इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे और फिर से एक H और एक Cl निकलेगा। आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR। तो दिस विल बी आवर फाइनल कंपाउंड और यही आपको दे रखा है। तो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C KOH इन इथेनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो भाई हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड बताने और पाई बॉन्ड्स बताने। पाई बॉन्ड्स तो आपको दिख रहे हैं वैसे यहाँ पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 5 पाई, ये तो आपको दिख रहे थे लेकिन आपने गलत देखा। आपको अगर आपने ऐसा करा इसका 5 आंसर ठीक किया है तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? आपने इस कंपाउंड को खोल के नहीं देखा। उस कंपाउंड को खोलो C डबल बॉन्ड O CH3। अब शायद आपको चीजें दिखने लगी होंगी। तो पाई को मैं ब्लू कलर से टिक कर रहा हूं तो लिख देते, ये देखो ये है पाई 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 और पाई, 5 तो यही है और 6वां पाई ये रहा। तो यानी कि पाई कितने हैं? पाई तो मेरे पास 6 है और पाई अगर 6 है तो अब मैं क्या ग्रीन कलर से टिक कर रहा हूं अपनी sp2 कार्बन्स। तो देखो sp2 कार्बन्स ये है ये है ये है ये है ये है और ये भी है। तो 6 तो यही हो गए। ये दोनों होंगे क्या? नहीं, ये दोनों sp3 है। हाँ बट ये वाला कार्बन भी sp2 होगा। दिस कार्बन विल ऑल्सो बी sp2। तो sp2 कितने आ गए भाई? sp2 आ गए मेरे पास 7 कार्बन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले क्या पूछा था? पहले sp2 पूछा था तो 7,6। ऑप्शन नंबर C 7,6 पहले पूछा है ना। sp2 7 है, 7,6 एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन्स इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, देखो अगर कार्बन के पास अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली अगर वो नेगेटिव है तो स्टेबल है, और पर आप इसमें अगर आप इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालते हैं तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, और ज़्यादा कम हो रही है। पहले तो ये बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना बोझ है, अब आप और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा ग्रुप लेना पड़ेगा जो कि इसकी स्टेबिलिटी को शेयर करे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको यहां से देख के पता चल चुका होगा कि ये वाला जो कंपाउंड है ये तो कम स्टेबल होगा। ठीक है, और ये वाला नहीं, एक सेकेंड, हमारे पास सारी एल्केन तो है ही नहीं, ये तो एल्केन है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं कि नेगेटिव चार्ज को हैंडल करे, तो ये तो सबसे ज़्यादा कम स्टेबल है। सी इज लीस्ट स्टेबल, सी तो सबसे कम स्टेबल है। हमें सिर्फ ए और बी में से देखना है। वैसे ए और बी हम पहले एक बार क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसको स्टैंडर्ड मान के चलो, फिर इसको इससे कंपेयर करो ए वाले से। ए वाले में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, CH3 है, तो यानी कि ए वाला अनस्टेबल है। आंसर आ जाएगा हमारा BAC। कहाँ है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है, BAC। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और इसमें हमें एरोमेटिक विच नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब हकल्स रूल्स, मतलब एरोमेटिक ही बताना है। कुल मिला के बात इतनी है। पहले में देखो आपको 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। 5 पॉइंट्स ऑड है ना, ऑड है तो एरोमेटिक है, इतनी सिंपल सी बात है। इसमें देखिए, इसमें 1 2 तो आपको दिख रहे होंगे, 3 शायद आपको दिखा होगा या नहीं दिखा होगा, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी ऑड है, तो ये भी एरोमेटिक है। इसमें देखिए ये 4 पाई है, 4 पाई नहीं, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने, 2 पाई हैं और उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये तो एंटी है, ये तो एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। ये वाला देखिए, ये भी 4 पाई, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ये भी गलत हो गया। ये वाला देखिए, ये 2 पाई, ये भी 2 पाई नहीं, दिस इज 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एरोमेटिक हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, ये फ्लेक्सिबल है, दिस इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एक फ्लेक्सिबल कंपाउंड है, टब शेप का होता है, बस ऐसे दिखा रखा है, होता है टब शेप का है, तो प्लेनैरिटी इसमें है नहीं। बट बात इतनी आपको ये ध्यान रखनी है कि ये एरोमेटिक तो नहीं है और पर एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। ठीक है, ये वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो एरोमेटिक है ही है। तो कितने एरोमेटिक हो गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सूटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, इनमें से किसमें क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, पहले वाली आप रिएक्शन देखें तो कुछ आपको कंडीशन कुछ नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब कोई रिएक्शन इसमें नहीं होने वाली है भाई। आप HCl के साथ बेंजीन डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, आपको कुछ कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखिए हीटिंग करी है एक एनिलीन के साथ, तो क्या होगा, आपका बनेगा एनिलीनियम क्लोराइड, दिस इज व्हाट, दिस इज एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, आपके पास एक बेंजीन है, यू हैव वन बेंजीन, आप इसमें Cl2 डाल रहे हैं और एनहाइड्रस FeCl3 डाल रहे हैं, FeCl3 डाल रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज Cl पॉजिटिव और FeCl4 माइनस बनता है। तो Cl पॉजिटिव क्या करेगा, इस बेंजीन पे अटैक करता है और आपका जो कंपाउंड बनता है दैट इज क्लोरोबेंजीन। तो आपसे यही तो पूछा था कि क्लोरोबेंजीन कहाँ बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में बनेगा। तो सर ऑप्शन नंबर डी में फिनॉल में क्या बनेगा भाई, इसे आप खुद करके देखिए और आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए बेंजीन। क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका इसका बेंजीन आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो पहला देखिए, ये तो एक 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब, अच्छा 1 पाई इलेक्ट्रॉन में इतनी देर से क्या क्या मतलब है, तो लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, यहाँ की 1 पाई बॉन्ड है और उसका इलेक्ट्रॉन, आप इसे कोई इसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता है, बट कुल मिला के इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कितने हैं, इसमें तो है 3, इसमें है तो 3, लेकिन इसमें ये प्रॉपरली कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो क्या है ये एक होमो एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, होमो एरोमेटिक है। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, तो यही है जो एरोमेटिक नहीं है, ये एक होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है,
नेक्स्ट है, ये तो एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक, इसमें भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख सकते हैं, आप इसे 6 पाई बोलो या फिर 3 पाई बोलो, एक ही बात, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी क्या है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये फॉलोइंग रिएक्शन है, रेड हॉट आयरन ट्यूब ली, कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द प्रोडक्ट इज, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, आपको ये तो पता है ना कि एल्काइन को, एसिटाइलिन ले लो, एसिटाइन को इथाइन को बोलो, इथाइन को अगर आप आयरन ट्यूब में डालते हैं तो आपको अल्टीमेटली क्या बनती है, अल्टीमेटली आपको बेंजीन मिलती है, कुछ उसी टाइप की ये रिएक्शन है भाई, सेम टू सेम रिएक्शन है, बस इसको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं, देखो मेरे साथ बनाइए ऐसे, ठीक है। अब फिर आपके पास आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और ये आ जाएगा H। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस यहाँ पे एक बेंजीन टाइप की कुछ रिंग बनानी है, जनरेट करनी थी, कुछ ऐसी रिंग आपको जनरेट करनी थी। अगर आप ऐसी रिंग जनरेट कर पा रहे हैं तो आपका आंसर कुछ आना चाहिए ऐसा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है मेसिटाइलिन। व्हाट इट इज, मेसिटाइलिन। तो पूछा इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे भाई, तो आइए निकालते हैं मेसिटाइलिन में सिग्मा बॉन्ड्स। देखो 3 तो ये रहे, 3 ये रहे और 3 ये रहे, तो ये तो हुए कितने 9 10 11 12, तो 12 तो हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, 12 ये हो गया 13 14 15 16 17 18 और ये हो गए 19 20 21, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो कितने आ रहे हैं मेरे टोटल 21 मुझे दिखाई दिए, कितने 21 यानी कि 21, ठीक है। तो 21 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन फॉलोइंग इन द रिएक्शन, हमारे पास दो है, एक बेंजीन है और एक क्या है साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। और HF दिया है और कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। देखो HF जो है, HF वो बेंजीन का तो फिलहाल अगर कोई रिएक्शन कंडीशन नहीं है वो कुछ कर नहीं पाएगा, बट साइक्लोहेक्सीन का वो बहुत कुछ कर सकता है। HF इंड्यूस करेगा कि एक साइड मेरी पॉजिटिव बन जाए, एक साइड नेगेटिव बन जाए, ठीक है। ये क्या करेगा, H प्लस तो दे ही सकता है ना, H प्लस देगा तो देखो एक कोई भी साइड पॉजिटिव बना दो, कोई भी नेगेटिव बना दो, मतलब कुछ ऐसे, कुछ ऐसी साइड मेरी बन जाएगी, ठीक है। और इस साइड में आ जाएगा मेरा H, ठीक है। अगर ऐसा आपका काम हो चुका है तो अब देखो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है और ये बेंजीन रिंग में इजीली अटैच हो सकता है। अगर ये बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा तो मेरा फाइनल कंपाउंड कुछ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एक फाइनल कंपाउंड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है भाई, ऐसा है ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास है, गिवन आपके पास 3 कंपाउंड्स है, क्वेश्चन पूछा है द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी इन द ऑर्डर। देखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के पहले जो आप निकालना क्या चाहते हैं, उसमें आप निकालना चाहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यानी कि डेल्टा H, यानी कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, डेल्टा H हाइड्रोजनेशन। अगर इतनी बात क्लियर है तो आप बस इसमें क्या करें, स्टेबिलिटी देख लीजिए। पहला वाला कंपाउंड तो देखो, एक तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये पहले से ही एरोमेटिक है, ये तो पहले से ही एरोमेटिक है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी बहुत ज्यादा है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि 1 इज मोस्ट स्टेबल, तो इसकी जो हाइड्रोजनेशन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा, इसकी हाइड्रोजनेशन कम होनी चाहिए, तो 1 विल बी लीस्ट। तो 1 कहाँ पे है, 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, बी या सी में से, तो सेकंड और थर्ड में से हमें बताना है। देखिए भाई अगर सेकंड वाले को देखो आप, ये है क्या, ये इसमें अगर आप करोगे तो देखो ये ऐसे करके क्या बन सकता है, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर ये जो पाई बॉन्ड है इसका कॉन्जुगेशन अगर यहाँ पे हो जाए तो ये पाई ये एरोमेटिक बन सकता है। और फिर आप देखो कि इसके ये भी है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी हैं, तो इसकी ठीक ठाक स्टेबिलिटी है। अगर आप इससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें तो इसकी तो यहीं पे मुझे स्टेबिलिटी वैसे नहीं नजर आ रही है, इसकी तो फिर भी यहाँ पे भी स्टेबिलिटी, अगर आप कॉन्जुगेशन ना भी करवाओ तो भी क्या है, आपको 6 इतने सारे हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 यहाँ से नहीं, इस कार्बन के साथ कहाँ अटैच है, सिर्फ हाँ 1 2 3 4, वो भी कॉमन है, कॉमन है इन सब के लिए, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है। और अगर एरोमेटिक पर्पज से देखो, ये भी एरोमेटिक हो जाएंगे अगर एक कॉन्जुगेशन इसका हो जाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्या कॉन्जुगेशन लगेगा, इसमें सिर्फ एक चीज को कॉन्जुगेट करना है। तो ऑब्वियसली इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इट इज 1 2 एंड 3। स्टेबिलिटी ऑर्डर है 1 2 एंड 3। तो इसका अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा इसका क्या, हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, यानी कि 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर है बी, 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली। इनमें से कौन सा अच्छे से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो एक बार पहले कंपाउंड बना के देखते हैं। पहला कंपाउंड दिया है मुझे क्यूमीन। क्यूमीन कैसे बनता है भाई, ये है आपका क्यूमीन। ठीक है, आपको कंपाउंड बनाते ही आपको आ जाएगा। दूसरा है जाइलिन। जाइलिन दिया नहीं है कि ऑर्थोजाइलिन है कि पैरा है, तो हम ऑर्थो ही मान लेते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से मान लो, उससे अभी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। सी में आपको दिया है क्या, नाइट्रोबेंजीन, तो दिस इज वेरी इजी, नाइट्रोबेंजीन। और डी में आपको दिया है क्या, डी में दिया है टॉल्यूइन, तो यानी बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप। अब वो चाह रहा है कि आप इसमें एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन तो होगा ही होगा। तो वो आपको ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी वाली रिंग पे अटैक करने वाली है। अब देखो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन क्या डोनेटिंग है नेचर में, सारे के सारे क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नेचर में, बस एक को छोड़ के जो कि क्या हमारा नाइट्रो कंपाउंड्स। ये क्या करेगा, अच्छा विल नॉट, इसलिए मैं पूछूं कि विल नॉट, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अब बाकी सबके सब क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नेचर में, यानी कि एक तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन रिच, ऊपर से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगी। बट इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल पे इतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, में सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज NO2 SO3H और क्या गिवन है CN और COOH। तो इसमें हो गया CN और हो गया COOH। तो ये आपका ऑर्डर है, देखो कितना इजी ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है NO2। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन कहता है द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव X। ठीक है, तो X और Y पूछ रहा होगा बस। तो ये है टॉल्यूइन और उसने बोला हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो Cl प्लस नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल आया, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा भाई, वो अटैक आपको पता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करता है। तो ये होगी आपकी ऑर्थो प्लस प्लस ये हो गई आपकी एक पैरा पोजिशन। ठीक है, ये ऑर्थो हो गई, ये पैरा पोजिशन हो गई। ठीक है, तो ये कंपाउंड तो एक्स हो गया, ये कंपाउंड तो एक्स हो गया, मतलब ऑर्थो पैरा किसी को भी ले लो। अब वो पूछ रहा है क्या कि वाई के लिए उसने क्या किया, एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाई गिव्स वाई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो भाई ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर टॉल्यूइन को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, पहले तो आपका एक क्लोरो कंपाउंड जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ये अपनी सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू रखता है। ठीक है, फिर एक और हाइड्रोजन जाएगा और एक क्लोरो और आएगा, फिर अल्टीमेटली आपका एक और हाइड्रोजन जाएगा, और जब तक आपके के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते, आपका क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा ट्राइक्लोरो बेंजीन वाला, ट्राइक्लोरो बेंजीन वाला, हाँ ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन भाई, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑर्थो पैरा क्लोरोटोल्यूइन और ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ऑप्शन नंबर वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर बेंजीन बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड ऑफ HNO3। बिल्कुल ठीक बात है, NO2 प्लस एक नाइट्रोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह जनरेट होता है। इन द मिक्सचर नाइट्रिक एसिड इज एक्ट एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मिक्सचर है H2SO4 का और HNO3 का, इसमें नाइट्रिक एसिड का क्या रोल है। तो देखो अगर आप HNO3 प्लस H2SO4 को मिक्स करो तो क्या होता है, आपका जो कंपाउंड है इट इज H2NO3 प्लस
प्लस HSO4 माइनस बनता है। ठीक है, तो आपको यहीं से देखने को पता चल जाएगा कि इसने अपना H+ दिया तो ये एसिड है, और ऑब्वियसली इसने H+ एक्सेप्ट किया HNO3 ने, तो ये बेस है। तो आप यहीं से आपका आंसर तो आ गया है। तो आप बेस को टिक कर सकते हैं कि HNO3 क्या है, एक बेस की तरह एक्ट करता है। बट एक स्टेप आगे चलते हैं, H2NO3+ का होने क्या वाला है। H2NO3+ क्या करता है, ये NO2+ नाम का यानी कि नाइट्रोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेस आपका करेक्ट आंसर है, यहीं पे आपका आंसर आ गया था पहले स्टेप में। ऑलराइट, ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। तो ये तो बहुत ही बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक, करना भी नहीं है। बेंजीन है भाई, CH3Cl है, एनहाइड्रस AlCl3 है, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं है भाई, है ना। तो क्या बना दो, एक टॉल्यूइन बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, इतने इजी क्वेश्चन नहीं करने। कह रहा है यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस इथाइल बेंजीन। इनमें से कौन इथाइल बेंजीन बना सकता है। तो देखो जहां पे इथाइल बेंजीन, अच्छा कहां पे पॉसिबिलिटी है, देखो सारी की सारी बेंजीन तो है, तो बेंजीन में तो मत देखो, उसके साथ जो है उनको देखो, एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, उसका ही एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा जो भी हमें दिया है। CH2O4 का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ, यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोफाइल तो इस मिडिल पोजीशन पे जनरेट होगा, इस वाले का यहाँ पे जनरेट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसका तो ये जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, और जब ये एक बेंजीन पे अटैक मारेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका एक इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये बन गया आपका इथाइल बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और डी का तो कैसे ही बनेगा, डी में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इन फ्रीडल-क्राफ्ट सिंथेसिस ऑफ टॉल्यूइन द रिएक्टेंट्स इन एडिशन टू एनहाइड्रस AlCl3 आर, यानी कि इन सिंथेसिस ऑफ टॉल्यूइन, टॉल्यूइन बनाना है हमें, अल्टीमेटली वी हैव टू मेक टॉल्यूइन यानी कि बेंजीन, और उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप, एक टॉल्यूइन हमें बनाना है। कह रहा है द रिएक्टेंट्स इन एडिशन टू AlCl3 यानी कि AlCl3 तो है ही, इसी टाइप का क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, AlCl3 है तो AlCl3 बनाएगा AlCl4 माइनस, यानी कि उसके साथ जो भी है, यानी कि एक बेंजीन तो है ही हमारे पास, यानी कि उसके साथ जो भी है जो CH3 बनाएगी वो तो हमारे पास CH3Cl ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ताकि AlCl4 माइनस बने और CH3 प्लस बन जाए। इसका आंसर हो जाएगा CH3 प्लस CH3Cl प्लस C6H6 यानी कि बेंजीन। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपैटिबल विद एरीन्स। एरीन के साथ मतलब इनका किसका मतलब कोई है नहीं। ग्रेटर स्टेबिलिटी है क्या एरीन्स की, बिल्कुल ठीक बात है, एरीन्स की ग्रेटर स्टेबिलिटी है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए एरोमेटिक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओ माय गॉड इतनी देर से तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इसका फीचर है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऑलराइट, फिर है रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस तो फीचर है ही है, किसका, एक एरीन्स का। ऑप्शन नंबर सी इसका फीचर नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिलेटिंग द हेट्रोकैक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर। अरे भाई वो इसने ये बोला था बस कि अगर ये है तो ये बराबर किसके है भाई, ये बराबर है इसके इसके इसके। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो बॉन्ड है यही है, यही है आपका। ठीक है, तो ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर डी में आपको सेम टू सेम दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे भाई कभी आपको। ठीक है, क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है शायद ये कि बेंजीन रिएक्ट्स विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज AlCl3। एन प्रोपाइल क्लोराइड यानी कि एक ऐसा कमन, यानी कि 3 कार्बन की चेन और उस पर एक Cl लगा हुआ है, और कह रहा है कि AlCl3 है और मेरे पास एक बेंजीन है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसमें इसमें क्या करेगा, AlCl4 माइनस बनेगा और कुछ ऐसा कार्बोकैटायन आपको देखने को मिलेगा। बट आपको पता है यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट इज
पॉसिबल। अगर प्राइमरी बन रहा है तो सेकेंडरी भी बन सकता है। तो देखो क्या इससे सेकेंडरी बनेगा, कुछ इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यही वो कार्बोकैटायन है जो यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ये इस कार्बोकैटायन पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, CH3 और CH3। तो क्या है ये, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये एक क्यूमीन है। क्या है ये, एक क्यूमीन है। और आप इसे क्या बोल सकते हैं, आप इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको हाइड्रोकार्बन के सारे पीवाईक्यूज समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।